नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रतीक शिवालिक सर की केवीएस पीआरटी की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही हैं उसमें पार्ट डी के मैथ्स पोर्शन की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, -1 का व्युत्क्रम है। तो -1 का व्युत्क्रम निकालना है तो -1 का व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। तो -1 का व्युत्क्रम निकालने के लिए -1 को हमें क्या करना पड़ेगा, 1/-1, यानी ये क्या हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि टूथपेस्ट के एक विशेष ब्रांड को खरीदने में 40% खरीदने वालों ने रुचि दर्शाई। इस सूचना को पाई चार्ट से निरूपित करने में संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पाई चार्ट को। मान लीजिए हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक 40%, मान लीजिए ये 40% के लगभग है, ठीक है, ए और ये बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ये हमें कितना दिया गया है, 40%। और हमें जो ये त्रिज्यखंड बना है ए ओ बी, इसको निकालना है, इसका मतलब कोण निकालना, हमें ये निकालना है ए ओ बी, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम आसान तरीके से निकालें तो जो ए ओ बी एरिया है ये कितना दिया गया है, 40% दिया गया है। और टोटल जो वर्थ है ये कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें 100% कितने के इक्वल है, 360 डिग्री के। 1% की अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा 360/100। और यहीं हमें 40% का निकालना है तो हम इसको कर देते हैं 40 से मल्टीप्लाई। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, 40% इक्वल टू 40 गुणा 360/100, ठीक है। तो 0 से 0 काट देते हैं, इस 0 से ये 0 काट देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, ठीक है, 144 डिग्री। जो हमें 40% का एरिया दिया गया था वो कितने कोण के बराबर हो जाएगा, उसका एंगल कितना बनेगा, ये हो जाएगा 144 डिग्री। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दोस्तों, आपको पता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25 और 6 स्क्वायर का मतलब होता है 36। तो इसके बीच हमें प्राकृत संख्याएं, तो सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि आप 36 में से 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। बट हमें 25 से करना है तो एक घटा देते हैं। इस प्रकार टोटल कितने आ जाएंगे, हमारे पास टोटल आ जाएंगे 10। या फिर हम इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीका चाहते हैं तो पूछा गया है 25 और 36 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। तो हमारे पास कितने आते हैं, 10, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस समीकरण का हल न तो भिन्न है और न ही पूर्णांक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भिन्न का भी पता होगा और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं -∞ to +∞, उनका भी पता होगा।
तो इनमें पूछा गया है कौन सा ऐसा समीकरण है जिसका हल ना ही भिन्न है और ना ही पूर्णांक है। तो अपन सबसे पहले जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं सोल्व कर करके। इसको अगर सोल्व करें दोस्तों तो 3x इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, अगर 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये तो पूर्णांक है तो ये आंसर नहीं आएगा, मतलब इसको काट देते हैं। नेक्स्ट है 4x - 18 बराबर 2, तो 18 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x बराबर आ जाएगा 20, यानी x बराबर 20/4 यानी 5। तो ये भी हम काट देते हैं, ये भी एक पूर्णांक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने ये 2 तो काट दिए हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन भी कट हो गया, सेकंड भी। नेक्स्ट ऑप्शन 4x + 7 बराबर x + 2, यानी 4x को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, और 7 को उस साइड लेके जाएंगे तो -7 + 2 यानी -5। तो इसमें x की वैल्यू क्या बच जाएगी -5/3। एक बार इसको दोस्तों होल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 5x - 8 बराबर x + 4। x को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 4 + 8 = 12, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 3। ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर दोस्तों हम बात करें, देखो ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया, सेकंड भी कट गया और ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया, क्योंकि ये सीधे सीधे पूर्णांक आ रहे हैं। तो अब बचा हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करती है। दिया गया है सभी भुजाएं बराबर हों, तो देख लेते हैं। पहले आकृति से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों और फिर देखते हैं P में, देखते हैं क्या सभी भुजाएं बराबर हैं, नहीं हैं, तो ये हम पहले ही काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोस्तों हो सकता है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें हो सकता है। फिर देखते हैं सभी कोण समकोण हैं, तो इसमें सभी कोण समकोण नहीं हैं, इसलिए ये भी काट देते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जो आकृति R है उसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, बिल्कुल हैं। वर्ग दिया गया हमें, सभी कोण समकोण हैं, बिल्कुल हैं। और दिया गया सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो वर्ग में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो इसमें सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। एक बार नेक्स्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास सही आ चुका है। जो S आकृति है ये आयत है, इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो इसको भी काट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 3 है, यानी R आकृति है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस में पतंग और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं। ऑप्शन दिए गए हैं समलंब, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। अब हम दोस्तों करते ये हैं कि जो हमें आकृतियां दी गई हैं इनको हम बना के देखते हैं, और जो हमें कंडीशन दी गई है वो फुलफिल कर रही है क्या, इसकी जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है समलंब, तो एक रो बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज। मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कंडीशन जो हमें दी गई है, क्या ये पतंग आकृति का है, नहीं है। समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, तो वो गुण भी यहाँ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 काट देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज,
एक समचतुर्भुज बना लेते हैं दोस्तों। समचतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए हम ये समचतुर्भुज बना लेते हैं ऐसा, इसकी सभी भुजाएं हम बराबर लेके चलते हैं, ए बी सी डी। क्या ये पतंग है? पतंग जैसा तो बिल्कुल लग रहा है दोस्तों। तो जो कंडीशन फर्स्ट है ये फुलफिल हो रही है। दूसरी है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण। समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं? देखें तो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर हैं, इसमें भी समांतर है क्योंकि एक सम चतुर्भुज है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। कोण भी अपने आप जो समांतर चतुर्भुज के हैं वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने आप फुलफिल हो जाएंगी क्योंकि इसकी भी समान आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। एक बार जो नेक्स्ट हैं उनको भी बना के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है आयत। एक आयत बना लेते हैं दोस्तों हम। मान लीजिए एक आयत है ए बी सी और डी। तो क्या ये पतंग जैसा लग रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल नहीं लग रहा। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, तो इसमें समांतर चतुर्भुज के कौन से गुण की आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं तो फुलफिल हो रहे हैं। बट जो पतंग वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो इसको भी हम काट देते हैं। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। दोस्तों समांतर चतुर्भुज की अगर बात करें, मान लीजिए हम एक समांतर चतुर्भुज ये बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बना लिया हमने एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है दोस्तों तो इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बट ये एक पतंग जैसी जो आकृति होती है, पतंग की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें ये कंडीशन जरूरी नहीं फुलफिल हो, तो हम इसको भी अलग कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमें काटना होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी क्यू आर और एस 1, 3, 7, 9 के अनुपात में है, तब पी क्यू आर एस है 1। ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, समलम जिसमें पी क्यू समांतर हो आर एस के, या फिर समलम जिसमें क्यू आर समांतर हो पी एस के। तो सबसे पहले हम एक पी क्यू आर एस चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ये सिंपल सा पी क्यू आर एस चतुर्भुज बना लिया, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें दिया गया है कि जो पी क्यू है, चलो पहले ऑप्शंस को लेके चलते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में दोस्तों आपको पता है कि सभी जो भुजाएं हैं वो आमने सामने वाली भुजा के समांतर होती हैं। सभी भुजाएं नहीं दोस्तों, जो आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं, यानी पी क्यू समांतर है आर एस के और पी एस जो है वो क्यू आर के समांतर है, जब ये एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो अगर हम दोस्तों बात करें, मान लीजिए पी एस और क्यू आर समांतर हैं और पी क्यू और एस आर भी समांतर हैं, तो मान लीजिए हम दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा देते हैं और ये मान लीजिए एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण है ये कोण बराबर होंगे, नीचे वाले कोण हैं ये भी बराबर होंगे, तो यानी जो अंदर वाले कोण है इनका योग कितना होगा 180। ठीक है, और इनका भी जाहिर सी बात है 180 ही बचेगा। ठीक है, अगर हम देखें यानी अनुपात इनका बराबर होगा, 180 इनका टोटल होगा और इनका जो अनुपात है इन दोनों का वो भी बराबर हो जाएगा। बट हमें ये कंफर्म नहीं है कि जो पी क्यू आर एस, पी क्यू और आर एस हैं इसमें ये समांतर हैं, क्योंकि समांतर है इनमें आमने सामने की कोई भी भुजा समांतर हो सकती हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं इनमें पी और एस, इनमें मान लीजिए पी और एस का अनुपात जोड़ें, यानी 1 और 9 जोड़ें तो 10 और 3 और 7 जोड़ें तो 10, तो ये कंडीशन सही आती है। तो मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है तो इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सी भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो इसको एक बार काट देते हैं। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं समलम, समलम चतुर्भुज बना लेते हैं।
समलंब चतुर्भुज। इसमें दिया गया है कि पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी कि पी क्यू आर एस, जहाँ पी क्यू और आर एस ये दी गई हैं समांतर। तो अब वही सेम बात है, ये जो पी क्यू और आर एस है समांतर हैं, तो इनको आगे बढ़ाएंगे, इसको तिर्यक रेखा करेंगे तो इनका योग भी क्या हो जाएगा, अंदर वालों को 180। यानी कि जो क्यू और आर कौन से हैं, अंदर वाले, यानी 3 और 7, इनका योग हो जाएगा 10। और एस और जो पी है 1 और 9, इनका योग भी कितना हो जाएगा, 10। यानी इनका जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा, यानी समलंब चतुर्भुज ये हो सकता है। तो इसको हम काटते नहीं हैं, एक बार आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अब सेम दिया गया है, समलंब चतुर्भुज ही हमें वापस दिया गया है, तो समलंब बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज। बट इसके अंदर जो भुजाएं दी गई हैं क्यू आर और पी एस समांतर दी गई हैं, तो पी एस समांतर करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, पी क्यू आर एस, यानी पी एस और क्यू आर समांतर दी गई है। तो वही दोस्तों जैसे हमने पहले किया था, इनमें जो अनुपात है वो बराबर नहीं हो पाएगा, तो ये भी कट जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो पतंग है। पतंग के अंदर हम अगर पतंग की बात कर लेते हैं, तो पतंग में भी हम इनका जो अनुपात है वो बराबर, जो हमें ये दिया गया है, इन अनुपात में हम कोणों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से अगर पतंग बनाते हैं तो जो कोणों का अनुपात है पी क्यू आर एस ये बराबर नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो पहले करेक्ट ऑप्शन दिखा था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर 2 था। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को ही करेक्ट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सही है। दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं एक बार, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये भी गलत है दोस्तों। और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4p स्क्वायर माइनस 16 बाई 4p का स्क्वायर, जो 4p माइनस 16 है इसको डिवाइड करना है 4p ब्रैकेट p माइनस 2, यानी कि 4p मल्टीप्लाई p माइनस 2 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम एक बार करके देख लेते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 16 बटे 4p, p को अगर हम अंदर भी गुणा कर लेते हैं तो 4p स्क्वायर माइनस 8p। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था, इसके अंदर जो हमें आंसर आएगा वो थोड़ा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, या हम कह सकते हैं कि मिसप्रिंट हो गया हो। तो इसमें जो हमें 4p स्क्वायर माइनस 16 को डिवाइड करना है 4p इंटू p माइनस 2 से, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ एक p की हमारे पास कमी है, तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास दिया गया है दोस्तों, वो p प्लस 2 दिया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमें p प्लस 2 दिया गया है। तो p प्लस 2 आने के लिए हमारे पास, मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4p स्क्वायर माइनस 8p से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4p की क्यूब माइनस 8p स्क्वायर प्लस 8p की स्क्वायर माइनस 16p, यानी ये कट जाएंगे, यानी 4p क्यूब माइनस 16
पी, यानी हमारे पास जो ये दी गई है टर्म, ये जो टर्म दी गई हमें, इसके अंदर एक पी की कमी है, क्योंकि मैंने ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व किया है। जो आंसर है ये तब आएगा जब हम यहाँ एक पी लगा देते हैं। तो यहाँ हम एक पी लगा के इसको सोल्व करते हैं, इसको इससे भाग दे देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है -2/3 की होल पावर 4 का मान बराबर है, यानी माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर सीधा सीधा निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है हमारे पास, यानी कि हम 2 × 2 × 2 ऐसे कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर वाला 16 और नीचे वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 81। तो जो ऑप्शन आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 16/81, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हमें बाकी जो ऑप्शन हैं इनको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शून्येतर परिमेय p के लिए p की पावर 13 भाग p8 बराबर है, यानी p कोई परिमेय संख्या है सॉरी शून्येतर परिमेय संख्या जहाँ p13 अपॉन p8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा p13 माइनस 8, जो घात है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, घात डिवाइड हो जाएगी, यानी कि p की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और बट्टा 12% है, बट्टा होता है दोस्तों डिस्काउंट, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इस साइड लिखा है डिस्काउंट, बट्टा होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट 12% है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 12% डिस्काउंट का मतलब है, अगर सीधा निकालना चाहो तो 1200 का दोस्तों 12% इस प्रकार से निकालते हैं, 1200 का 12%, तो 0 से 0 निकल गया, 12 × 12 144, यानी 144 रुपये का ऑफ है, तो इसका मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों 1200 माइनस 144, यानी यहाँ बचा 6 5 0 1, यानी 1056 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के दांतों को संख्या और उसकी आयु, यानी किसी व्यक्ति के जो दांत है और उसकी जो आयु है उसमें क्या संबंध हो सकता है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सीधे समानुपात में है, ठीक है, डायरेक्टली विद ईच अदर, प्रोपोर्शनल है ईच अदर के, यानी कि इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की उम्र अगर बढ़ती है तो दांतों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या ये संभव है दोस्तों, क्योंकि जो बचपन होता है, अगर बचपन में बात करें तो उम्र बढ़ने के साथ दांतों की संख्या भी बढ़ती जाती है, बट एक उम्र आती है जब दांतों की संख्या रुक जाती है और उम्र बढ़ती जाती है, और अगर कई केसों में भी ये भी होता है कि उम्र बढ़ती रहती है, दांतों की संख्या कम होने लग जाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो काट देते हैं। दूसरा प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात का मतलब है उल्टा है, यानी दांतों की संख्या उम्र बढ़ने के साथ घटेगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए बचपन है तो दांतों की संख्या भी बढ़ेगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, इसको भी हम काट देते हैं। नेक्स्ट है,
न तो सीधे समानुपात में है और न ही प्रतिलोम समानुपात में है। तो दोस्तों ये भी हम नहीं कह सकते कि सीधे अनुपात है या प्रतिलोम समानुपात है, ये स्टेटमेंट को भी हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दांतों की संख्या है वो डिपेंड करती है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में उम्र के साथ बढ़ सकती है, किसी में लास्ट तक मृत्यु तक भी दांतों की संख्या समान रह सकती है, किसी में उम्र बढ़ने के साथ साथ कम भी हो सकती है, तो इसको भी हम काट देते हैं। नेक्स्ट जो है कभी सीधे अनुपात में है और कभी प्रतिलोम समानुपात में है। ये अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ठीक हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए जो बचपन होता है यहाँ साथ साथ बढ़ती जाती है, और जब दूसरी एज यानी कि वृद्धावस्था आ जाती है तो उसमें अधिकतर लोगों में दांतों की संख्या कम हो, यानी दांत गिरने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, तो हम इसको ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 जो करेक्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक घनाभाकार गोदाम की विमाएं 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इनमें घनाभाकार डब्बे रखे जाते हैं। इनमें से प्रत्येक की विमाएं 2 मीटर, 1.25 मीटर, 1 मीटर है। तब डब्बों की संख्या निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? जो गोदाम है उसकी निकाल लेते हैं सबसे पहले। गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो गोदाम का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें विमाएं दी गई हैं सिंपली इनको हम गुणा कर लेते हैं, 40, 25 और 10। और जिसमें एक डिब्बे की विमा है, यानी जो एक डिब्बे का आयतन है उससे भाग देते हैं। तो एक डिब्बे का आयतन कैसे निकालेंगे, जो विमाएं दी गई हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा 1। तो दोस्तों अगर हम इनको गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास कर ही लेते हैं, इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 20। ठीक है, इसको अगर 0 को काटें तो यहाँ ऊपर लगाते हैं 2 बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये है 25, तो 25 पंजू 125, 5 से इसको काट देते हैं 4, 4 इंटू 1000 मतलब 1000 हो जाएगा कितना, 4000। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ABC एक 3 अंकों की संख्या है, तब ABC माइनस CBA में निम्न में से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं 9, 11, 18 और 33। तो दोस्तों आपको पता होगा ये क्वेश्चन NCERT की बुक्स में जो 8th, 9th, 10th की जो क्लासेज है इनकी बुक्स में भी आता है। यहाँ हमने पढ़ा है कि मान लीजिए जो ABC है, ABC माइनस CBA, ये डिविजिबल है 99 से। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी मेरी सही नहीं आ रही होगी आपको। तो जो ABC माइनस CBA डिविजिबल है, यानी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 99 से, तो हम इसको दोस्तों ये जो है ये अपने आप डिवाइड हो जाएगा 9, 11 और 33 से। ठीक है, बट ये जो है ये डिवाइड नहीं होगा किससे, 18 से। तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सीधा स्टेटमेंट याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 3 दिया गया है, यानी 18 वाला, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये किससे डिवाइड नहीं होगा, 18 से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है, इनको मान लीजिए स्टार्टिंग से कर लेते हैं। तो 4/9 यानी 4√4 क्या होता है 2 और 9 होता है 3। तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल कट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, √12/√3, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं,
4 × 3, एक बार काट के समझा देता हूँ। हम 12 क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 यानी 4 का √ और 3 का √ अपॉन √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, √4 यानी 2 आ जाएगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, काट देते हैं। नेक्स्ट है √7, तो √7 को एक बार हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 4th ऑप्शन है √81, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य बहुपद की घात है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज। तो दोस्तों जो हमें दिया गया है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि इसकी कोई भी नॉन जीरो, मतलब इसमें कोई भी नॉन जीरो टर्म नहीं होती, ठीक है। सो इसकी जो डिग्री है वो भी हम मतलब जीरो नहीं कर सकते, यानी हम परिभाषित नहीं कर सकते इस चीज़ को कि कोई जीरो पॉलिनोमियल है। उसकी क्या दिया गया है, जो हमें दिया गया हमें क्वेश्चन में कि शून्य बहुपद की घात है, तो हम इसकी डिग्री को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये सीधा सा आपको याद रखना कि जीरो जो पॉलिनोमियल होता है यानी जिसकी घात हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीधा से स्टेटमेंट याद रखिए कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है इसमें कोई भी नॉन जीरो टर्म्स नहीं होती, तो डिग्री को हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी घात जो है उसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 105 डिग्री है तथा उसके दोनों अंत विपरीत कोण बराबर हैं। इसमें से प्रत्येक कोण यानी बराबर कोण है, यानी जो एक बना लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। इसमें हमें दिया गया है एक अंतःकोण, यानी मान लीजिए इधर एक अंतःकोण बढ़ा लेते हैं, ये हमें दिया गया है 105 डिग्री का, ठीक है। तो जो अंत विपरीत कोण होते हैं वो बराबर हैं, विपरीत कोण यानी C और A बराबर हैं। तो ये जो कोण है B कितना हो जाएगा हमारे पास ABC, ये 180 होती है टोटल, तो ये आ जाएगा 75। दोस्तों आपको पता है कि जो किसी त्रिभुज के बहिष्कोण के अंत विपरीत कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो दोनों कोण हैं बराबर दिए गए हैं, यानी कि A + C का योग कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, एक कोण का मान, यानी कि 105 का आधा कर देगा तो क्या आएगा, आ जाएगा हमारे पास एक कोण का मान, यानी 105 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 52, और यानी 52.5 डिग्री के आसपास। तो देखते हैं ऑप्शन कोई करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास होगा, इनमें दोस्तों कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मिसप्रिंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट ये बात यहाँ ध्यान रखने की है कि जो बहिष्कोण के दोनों विपरीत कोणों का योग होता है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। और हमें जो दो बहिष्कोण हैं यानी अंदर वाले जो दोनों कोण दिए गए हैं, आंतरिक जो कोण है, विपरीत कोण हैं, वो बराबर दिए गए हैं। तो जो वैल्यू आएगी एक कोण की वो किसके बराबर आएगी, 105/2 डिग्री के बराबर आएगी। तो 105/2 की वैल्यू कितनी होती है, 52.5 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन कोई भी नहीं दिया गया है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 52.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75 है, इसका चौथा कोण कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो सिंपल क्या करना है, हमें इनको जोड़ के 360 डिग्री में से घटा देना है, यानी कि 75 और 75 कितने हो गए 150 और 90 दोस्तों हो गए 240। तो 360 को में से 240 घटा देते हैं तो 0, 2, 1 यानी 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण ACU से बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए एक चतुर्भुज है,
और AC इसका विकर्ण इसको बराबर भागों में बांटता है। तो अगर बात करें ये आयत है, तो दोस्तों अगर चतुर्भुज जो AC विकर्ण है इसको बराबर भागों में बांटता है तो ये एक आयत भी हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, यानी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ करेक्ट चूज करेंगे वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।